नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे सीएम योगी के बड़े फैसले की, राहुल की यात्रा की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि लखनऊ में पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती में पेपर लीक होने के बाद में अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने के लिए प्रदर्शन पर उतर आए थे। प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में युवा अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। भीड़ धीरे धीरे लखनऊ के इको गार्डन में बढ़ गई और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। शुक्रवार शाम पुलिस ने भी इस मामले को सीधा संज्ञान लेते हुए भर्ती की डीजी रेणुका मिश्रा ने एक ईमेल जारी किया और सीधा इस ईमेल पर अभ्यर्थियों से सबूत मांगे और लगभग कुछ ही घंटों में 1500 सबूत वहां पर मिल गए। और शनिवार को दोपहर जब प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहा था, उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही 6 महीने भीतर परीक्षा को दोबारा कराने का भी ऐलान किया। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा और जिन्होंने युवाओं के मेहनत को टक्कर दी थी या उनके चैलेंज किया था, पेपर लीक कराया था, उनके खिलाफ एसआईटी जांच करेगी, उन पर कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। अब इको गार्डन में योगी के फैसले के बाद में युवा बाहर निकले और उत्साहित होकर सीएम योगी का धन्यवाद किया और आगे चल के पेपर लीक ना हो, इसके लिए सीएम योगी से स्पेशल मांग की। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन जोरों पर था, तभी सीएम ने ट्वीट कर एक बड़ा फैसला सुनाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा को कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो आयोजित हुई परीक्षा को रद्द किया गया है, जिन लोगों में शामिल बताए गए उनके खिलाफ इस जांच को सूबे के मुखिया के आदेश पर यूपी एसटीएफ को दी गई है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यूपी में इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी के कई शहरों के अंदर यूपी पुलिस परीक्षा भर्ती के लेकर पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। यूपी सरकार के फैसले के बाद अभ्यर्थियों में दिखी खुशी की लहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। परीक्षा को निरस्त करने के बाद प्रयागराज में भी अभ्यर्थियों में खुशी है। हालांकि आरओ की परीक्षार्थी अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार इस तरह का फैसला उनकी परीक्षा के लिए भी ले। फिलहाल ये ज़रूर है कि अब उनकी उम्मीदें ज़रूर जागी हैं। हालांकि जो पुलिस भर्ती में अभ्यर्थी थे उनके लिए खुशी का पल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और इस परीक्षा को निरस्त कर दिया और 6 महीने के अंदर दोबारा इस परीक्षा कराने की बात कही है। वहीं ARO और RO की जो परीक्षार्थी हैं उनकी अब ये उम्मीदें हैं कि सरकार उनके बारे में भी फैसला ले, क्योंकि उनकी भी यही डिमांड है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। क्योंकि पिछले दिनों जो 11 फरवरी को परीक्षा कराई गई थी उसमें नकल हुई थी और पेपर पहले लीक हुआ था, इस तरह के आरोप लगाए। अब शासन ने इन तमाम अभ्यर्थियों से साक्ष्य मांगा है जिनको इस तरह की इस परीक्षा से किसी तरह की शिकायत है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त करके दोबारा कराने की बात कही है। वहीं अब RO के अभ्यर्थी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि शासन उनके फेवर में भी कोई बड़ा फैसला करेगी। आगरा में रविवार को राहुल की न्याय यात्रा प्रवेश करने जा रही है। कैसी चल रही है यात्रा की तैयारी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। से शुरू हुई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा में 25 फरवरी को प्रवेश करेगी, जिसके बाद आगरा के कई शहरों में उस यात्रा को निकाला जाएगा। करीब 2.5 घंटे आगरा में राहुल गांधी अपना समय बिताएंगे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल नजर आ रहा है, जिसके बाद में 2.5 घंटे आगरा में बिताने के बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर होते हुए प्रवेश कर जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी के साथ
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन के बीच बनी बात। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शीत गठबंधन हो गया है। बता दें, जिस तरीके से आज दोनों पार्टियों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों ही नेताओं भी वहां पर पहुंचे थे। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से मुकुल वैष्णव थे, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने इस बात का जो है खुलासा किया और कहा है कि आखिरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। जिस तरीके से लगातार यही अफवाहें चल रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन आज दिल्ली के अंदर दोनों ही पार्टी के नेताओं के साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीट शेयरिंग को लेकर इसमें बातचीत चली है। वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, दीपक बावरिया और अरविंद सिंह लवली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई थी। 2 दिन पहले लखनऊ में सपा कांग्रेस गठबंधन का ऐलान हुआ था। उन्होंने कहा है कि आम कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर लंबी चर्चाएं हुई और सीट शेयरिंग समझौता फाइनल हुआ है। मुकुल वैष्णव ने बताया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें की गई हैं। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट, गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि गुजरात में लोकसभा की 26, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, गोवा में 2 और चंडीगढ़ में 1 सीटों पर बात बनी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की नज़दीकें आ रही हैं, तो ऐसे गठबंधन काफ़ी जल्दी तैयार हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आज दिल्ली में गठबंधन हुआ है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि इतनी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में यूसीसी कानून को धरातल पर उतारने की तैयारियां चल रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा जा चुका है। सरकार की तरफ से यूसीसी की नियमावली के लिए एक सर्व समिति का गठन यहाँ पर किया गया है। समिति की आज देहरादून में पहली बैठक हुई, जिसमें समिति के सदस्यों की तरफ से नियमावली को लेकर मंथन किया गया और 3 उप समितियों का गठन यहाँ पर किया गया। पहली समिति विवाह संबंधी आदि पे काम करेगी, उससे जुड़े हुए विषयों पर मंथन करेगी और उसके आधार पर नियम बनाए जाएंगे। दूसरी समिति लिविंग रिलेशन को लेकर बातचीत करेगी, जनता के बीच में किस प्रकार से इसे सही रूप से लाया जा सकता है, उन सब चीजों पर बातचीत होगी। तीसरी, परिवार की वसीयत को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि आमतौर पर यूसीसी इन्हीं सब कानूनों के आधार पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में इस नियमावली के तहत जो कानून यहाँ बनेगा, उसके किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार होगा, जनता के बीच में कैसे उसे लाया जाएगा, उसका सरलीकरण कैसे होगा, उन सब चीजों को लेकर इस समिति काम करेगी। और उम्मीद यह की जा रही है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जनता के बीच में इस कानून की जागरूकता बढ़ाई जाएगी। कोशिश यही है सरकार की कि यूसीसी कानून जनता के बीच में आए और जनता उसे सहज स्वीकार करे, यानी जनता को बोझ ना लगे, बल्कि जनता उसे अपने कर्तव्य के रूप में शामिल करे। कैमरामैन अभय केंद्रा, इंडिया वॉइस, देहरादून। यूसीसी की दिशा में असम ने उठाया है पहला कदम। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि असम की सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया। यानी अब मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट, ये जो 1935 था, इसे खत्म कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफ करते हुए मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने मीडिया से बताया कि अब मुस्लिम विवाह और डाइवोर्स से जुड़े सभी मामले का स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सुलझाए जाएंगे। मल्ला बरुआ ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट डाइवोर्स एक्ट 1935 को निरस्त कर दिया गया है। अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। चूँकि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाए जाएं।
यानी कि अब ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ चुकी है और जैसा कि हेमंत बिस्वा शर्मा कई बार कह चुके हैं कि अब वो भी अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस एक्ट के खत्म करने के बाद, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है इसको लेकर के, अब देखना होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का दूसरा कदम क्या होगा। फिलहाल कैमरामैन सौरभ के साथ में शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। इसके कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अब तक 24 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। यह पूरा मामला पटियाली थाना क्षेत्र के दरियागंज रोड का है। आपको बता दूं का आज सुबह प्रातःकाल पूर्णमासी के स्नान के लिए लोग जो एटा के जैथरा क्षेत्र के रहने वाले थे, वो ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कादरगंज गंगा हटा रहे थे। लौट के जाते वक्त अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर एक तालाब में पलट गया, जिसमें हादसा होने के बाद 24 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरी हृदय विदायक घटना होने के बाद उस जगह चीख पुकार मच गई। मौके पे स्थानीय लोगों, पुलिस की मदद से उन मृतकों की लाशों को लाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की लापरवाही नजर आती है, क्योंकि बताते हैं कि वो रोड आज भी मानक के अनुरूप बना हुआ है, मानक पूर्ण नहीं है, तथा उस रोड पर कहीं भी बैरिकेडिंग या किसी तरह का वो नहीं लगाया गया, जिससे सामने वाले आते हुए वाहन को देखकर वाहन चालक अपना वाहन धीमा कर ले। और तथा सबसे बड़ी चीज़, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के सिपाही नहीं थे, जिससे वो तीव्र गति वाले मोड़ पर कहीं बैरिकेडिंग की गई हो या कहीं डिवाइडर लगाया हो, जिससे वो घटना होने से रोक सके। इस पूरी घटना पर कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें आरटीओ विभाग और आपके पीडब्ल्यूडी विभाग जिम्मेदार ठहरा है। इंडिया वॉइस के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं में सपा नेता पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं के सपा नेता और फिल्म अभिनेता खालिद परवेज पर बदायूं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा उनके ही भाई आदिल परवेज ने दर्ज कराया है। आपको बता दें कि ये मामला 2019 से चल रहा था, जिसके मामले में सपा नेता और फिल्म अभिनेता खालिद परवेज पर उनके ही भाई ने एक मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा धोखाधड़ी और कोल्ड स्टोर पर कब्जा करने के मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। वहीं खालिद परवेज के भाई आदिल परवेज ने बताया कि उन्होंने सिविल लाइन पुलिस से शिकायत की थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके साथ 2019 से धोखाधड़ी करते चले आ रहे हैं और धोखाधड़ी के बाद उनके कोल्ड स्टोर पर कब्जा कर लिया। ये कोल्ड स्टोर थाना सिविल लाइन के आरिफपुर नवादा में ये कोल्ड स्टोर था, जिस पर उन्होंने धोखाधड़ी के चलते कब्जा कर लिया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद फिल्म अभिनेता खालिद परवेज के खिलाफ छानबीन भी शुरू कर दी है और कोल्ड स्टोर का भी मुआयना किया है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। बरेली में लेखपाल प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। तहसील पर लेखपालों ने यहाँ पे कार बहिष्कार को लेकर प्रदर्शन करा। आपको बता दें कि कल एक लेखपाल था जो पैमाइश करने चक्रोड की शिकायत पे IGRS के तहत शिकायत थी, जिसकी पैमाइश करने के लिए वो गांव में गया था। जैसे ही वो अपनी पैमाइश कर रहा था, वैसे ही उसका आरोप है कि महिला प्रधान और उसके 3 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। यही नहीं, उसने कहा है कि लाठी डंडे और धारदार हथियार से लेखपाल और उसके साथी पर हमला कर दिया। जब वो अपने आप को बचाना चाह रहा था, जैसे ही उसका साथी उसका वीडियो बनाना चाह रहा था, तो उसके साथी का वीडियो और लेखपाल का वीडियो मोबाइल छीन लिया और जिसके बाद में वो वहाँ से कैसे न कैसे करके जान बचा के आए। वहीं पीड़ित लेखपाल का कहना है, जैसे ही वो वहाँ के बाद में थाना शीशगढ़ में गए, जहाँ पे SHO को उन्होंने तहरीर दी और वहाँ पे SHO ने जो है महिला प्रधान और उसके 3 बेटों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आपको बताते हैं, एक दिन के बाद में जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो गई, जिसको लेकर मीरगंज तहसील के बाहर लेखपालों का प्रदर्शन रहा। उन्होंने सीधे यहाँ पे नारे लगाए और उन्होंने कहा है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी महिला प्रधान
प्रधान और उसके 3 लड़कों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर उनमें भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी हो, नहीं तो अभी तहसील का कार्य बहिष्कार करा है, आगे चलकर जिले से जो लेखपाल संघ है उसका कार्य बहिष्कार करेंगे, वो अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। वही एसडीएम से जब बात हुई तो एसडीएम देश दीपक सिंह ने बताया कि जो उनके जो लेखपाल के साथ मारपीट की गई है महिला प्रधान के खिलाफ और उसके 3 लड़कों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जांच की जा रही है, पुलिस उनके द्वारा पुलिस से कह दिया गया है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, चारों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना यह है कि लेखपाल को मारने वाली महिला प्रधान जिस पर आरोप लगा है उसकी कितनी जल्दी गिरफ्तारी होती है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी। मिर्जापुर में पुलिस गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया, इसी पर मिर्जापुर की पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि पुलिस जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि इलेक्शन आने वाला है। जहां पर बूथ बनाया गया है, सरकारी स्कूल या फिर कोई भी संस्था हो, वहां पर भी जाकर चेकिंग किया जा रहा है, वहां की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस के द्वारा रात दिन पुलिस दौड़ रही है अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, किसी भी तरह का कोई किसी भी तरह होनी ना होनी हो पाए। इसी पर आगामी जो चुनाव होने वाला है सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। इसी पर लगा शहर के अंदर पूरी चेकिंग भी कराई जा रही, वाहनों की चेकिंग, 4 व्हीलर की चेकिंग, 2 व्हीलर की चेकिंग। पुलिस भी एकदम एक्शन मोड में सक्रियता पर आ गई है। जगह जगह पर भी जो कि मोटरसाइकिल का भी जो भी सामान उसमें रखे जा रहे हैं, 4 व्हीलर में भी रखे जा रहे हैं, उसकी भी सामान चेकिंग जा रही है और लोगों को सांत्वना दी जा रही है कि 4 व्हीलर वाले जो है कि सीट बेल्ट लगा कर चले और 2 व्हीलर वाले हेलमेट लगाकर अपनी नियम के अनुसार वाहन चलाए। और इसी पर पुलिस बल पूरा मौजूद होकर रात में भी रूट मार्च भी करके लोगों को जागरूक कर रही है। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश कुमार। मथुरा में होली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में बसंत पंचमी के दिन से ही होली का शुभारंभ हो जाता है, यानी 40 दिन ब्रज की होली चलती है। बसंत पंचमी के दिन से ही होली का डांडा गड़ जाता है और होली की ब्रज में शुरुआत हो जाती है। इसी के मद्देनज़र एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कल राधा रानी बरसाना में मंदिर में जाकर पूरी व्यवस्थाओं को देखा, उनका जायजा लिया और वहाँ पर तमाम गलियों का भ्रमण किया, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर पर जो लठामार होली होती है वो लठामार होली के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बरसाना में राधा रानी मंदिर के पर लठामार होली खेलते। हुरियानन जो है लठामार होली खेलती हैं और तमाम श्रद्धालुओं के साथ में होली खेली जाती है। 17 मार्च को लड्डू होली होगी, 18 मार्च को लठामार होली होगी और ये लठामार होली विश्व प्रसिद्ध होती है। इसको देखने के लिए देश और विदेश के लोग आते हैं और यहाँ पर जो है राधा रानी के मंदिर पर होली खेलते हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। जौनपुर में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। में एक निजी हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की उपचार के दौरान हुई मौत, मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस महिला की शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के जमदहा गांव निवासी रेणु यादव, जो कि 2 महीना से गर्भवती थी, जिसका इलाज शाहगंज के प्राइवेट हॉस्पिटल नीना अस्पताल में चल रहा था। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा जो है गलत इंजेक्शन व गलत तरीके से इलाज किया गया, जिसके कारण उनकी बहू की मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला जो है सागंज कोतवाली क्षेत्र के प्राइवेट हॉस्पिटल नीना अस्पताल का बताया जा रहा है। हालांकि मृतका के परिजनों के तहरीर के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा मृतका की मौत किन कारणों से हुई है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में कूड़े के ढेर में मिल रहे हैं बड़ी संख्या में आधार कार्ड। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। कूड़े के ढेर में भारी मात्रा में आधार कार्ड बरामद हुए हैं। आधार कार्ड स्थानीय लोगों ने कूड़े के ढेर में भारी मात्रा में आधार कार्ड मिले गए हैं। उसके बाद ये पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने सारे आधार कार्ड उठाकर देखा तो उसने बताया प्रधान डाकघर के द्वारा डाक से लोगों को आधार कार्ड पहुंचाने के लिए भेजे गए थे, जहां से लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भारी मात्रा में इतनी बड़ी लापरवाही
सामने आई है, जिसके बाद डाक अधीक्षक ने बताया है कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की बात की गई है और जो लोग जिस तरीके की लापरवाही बरती गई है, निश्चित ही डाक विभाग के किसी कर्मचारी की लापरवाही होगी, जिसके कारण यह भारी मात्रा में कूड़े के ढेर में आखिर आधार कार्ड कैसे पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और स्थानीय लोगों ने बताया कि आज के दौर में हर किसी कार्य योजना में या योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड मुख्य बताया गया है, जिससे लोग आधार से ही अपनी पहचान बनाते हैं। मगर कई लोगों की पहचान आधार कार्ड कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों ने ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है जिन लोगों ने यह लापरवाही दिखाई है। अब फिलहाल डाक अधीक्षक ने पूरे मामले को लेकर टीम गठित की है और जल्द से जल्द इसका जिन्होंने लापरवाही हुई उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो भी विभाग की ओर से की जा सकती है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।